जय हिंद, भारत माता की जय। अब हम ये सोलर सिस्टम का जो भाग है, अगला भाग यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम में, उसकी चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये फिजिकल ज्योग्राफी का तीसरा लेक्चर है, ठीक है ना। तो चलिए, सौर मंडल एक विस्तृत ब्रह्मांडीय अध्ययन के विषय में हम चर्चा करते हैं, ठीक। तो सौर मंडल का जो निर्माण होता है, देखिए हमने पढ़ लिया कि क्या है। सबसे पहले क्या हुआ, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, बिग बैंग थियरी के बारे में पढ़ा। उसके साथ हमने अब सौरमंडल, उस बिग बैंग थियरी में जो एक गैलेक्सी थी हमारी मिल्की वे, उस गैलेक्सी के अंदर जो है एक हमारा क्या है, सौर मंडल है। उस सन है, उस सन की उत्पत्ति कैसे हुई और उस सन के बारे में, और उसके साथ जो प्लैनेट्स की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, बृहस्पति, अरुण, वरुण, इनकी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और साथ में जो चंद्रमा है उसकी उत्पत्ति पर, ठीक। सौर मंडल का निर्माण जो है उसके लिए एक निहारिका सिद्धांत, जो कि हमने पिछले में ही बताया था कि नेबुला सिद्धांत किसने दिया था, वो इमैनुअल कांट ने दिया था, ठीक। इमैनुअल कांट ने निहारिका सिद्धांत दिया था, और निहारिका सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया कि जो हमारा ये प्लेनेट है उसका निर्माण कैसे हुआ। एक नेबुला था जो कि बहुत ही डेंस डस्ट पार्टिकल्स था, वो कोलैप्स हुआ, कोलैप्स होने की वजह से उसका डेंसिटी बढ़ी, और डेंसिटी होने से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ने से उसमें संलयन की प्रक्रिया चालू हुई, और संलयन की प्रक्रिया चालू होने से उसमें प्रकाश ऊर्जा के रूप में बहुत सारा प्रकाश उत्पन्न होने लगा, और क्या बना हमारा, प्रोटोसन, जो कि हमारा क्या था, 99.9% पदार्थ उसके केंद्र में जमा हुआ, जिससे हम प्रोटोसन बना, और तापमान बढ़ने पर परमाणु संलयन शुरू हुआ, ठीक। डिस्क का निर्माण हुआ, जो 0.1% बचा हुआ पदार्थ था, उससे ये डिस्क बनने लगी बगल बगल। तो ये आपको डिस्क यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ऐसे हमारा पूरा इवोल्यूशन हुआ है इसका, हमारे ब्रह्मांड का। तो देखो पहले क्या हुआ, डिस्क बना, डिस्क के बाद क्या हुआ, हमारे प्लेनेटेसिमल बने, छोटे छोटे पिंड बने, और फिर ये छोटे छोटे पिंड जुड़ के एक बड़े पिंड के रूप में आज हमारे क्या बन गए, पूरे सोलर सिस्टम का निर्माण कर दिए, ठीक। तो ये इस तरीके से बना, ठीक। चलिए, अब ग्रहों का विकास और उनके गति से संबंधित जो केपलर का नियम है उसके बारे में समझते हैं। तो जो हमारे पृथ्वी का विकास हुआ, पृथ्वी के विकास के बारे में बात करें तो आज से 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी क्या थी, एक बहुत ही गर्म चट्टानी गोला थी, ठीक। और रेडियो धर्मी छह, यानी कि इसमें रेडियो इतना टेम्परेचर था कि इसके केंद्र में भी रेडियो एक्टिव डिके हो रहा था। तो रेडियो एक्टिव डिके के कारण इसका लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान था। और इसमें जो भारी धातुएं थी, भाई पूरा तप्त मैग्मा था, तो जो भारी धातुएं थी केंद्र में चली गई, तो उसी से हमारे पृथ्वी का केंद्र का निर्माण हुआ, ठीक। तो ये हमारी पृथ्वी का निर्माण था। अब केपलर का नियम समझते हैं, जो कि हमारे सूरज के अगल बगल जितने भी ग्रह हैं उनकी गति से संबंधित है। उन्होंने 3 नियम दिया। पहले नियम में उन्होंने बताया सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहे हैं। तो ये मान लो हमारा कोई प्लेनेट है, प्लेनेट है ये हमारा, मान लो प्लेनेट, और ये प्लेनेट हमारे किस में गति करेगा, दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करेगा, ठीक। तो कोई भी प्लेनेट को प्लेनेट होने के लिए 3 कंडीशन डिसाइड की गई। सबसे पहला तो क्या होना चाहिए, वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करना चाहिए। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर ये है कि वो अपने रास्ते में आने वाले जो जो क्षुद्र ग्रह हैं या एस्टेरॉइड बेल्ट्स हैं, कॉमेट्स हैं, उनको क्या करें, उनका रास्ता, उनको अपने रास्ते से हटाए, ठीक है ना। ये हमारी कंडीशन होती है इसकी। और इसका जो तीसरा नियम था वो परिक्रमण काल, यानी कि जो परिक्रमण काल, इसको जो टाइम लगता है घूमने में, वो इसके अर्ध अर्ध प्रमुख धुरी, यानी कि धुरी के अर्ध, यानी कि इसमें जो टाइम लगता है इसके बारे में, उसके घन के समानुपाती होता है, ठीक। ये जो इसकी धुरी है, अर्ध प्रमुख धुरी, ठीक। तो उसके बारे में 3 नियम उन्होंने केपलर ने दिया। अब देखिए, इसके बारे में बताते हैं हम आपको, सूर्य और हमारे सौरमंडल का विकास। सूर्य और हमारे सौरमंडल का ये जो पावर हाउस के रूप में इसको कंसीडर किया जाता है, उसके बारे में। तो इसका जो अंदर का भाग होता है इसको हम कोर बोलते हैं, यानी कि जो सूरज के अंदर भाग को कोर बोलते हैं। और उसके बाद रेडिएटिव जोन आता है, फिर कन्वेक्टिव जोन, यानी कि संवहन जोन, रेडिएटिव। यहाँ पे हम रेडिएटिव जोन में ही ये क्या होता है, हमारा हमारा ये रेडियो संलयन की प्रक्रिया होती है। और यहाँ से कन्वेक्टिव जोन से ऐसे ऊर्जा बाहर मुक्त होती है, किस पर, इसके पटल पर मुक्त होती है। और इसके यहाँ से संवहन जोन से क्या प्रारंभ होता है, सूर्य का वातावरण। सूर्य के वातावरण में हमारा क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर और कोरोना आता है, ठीक। कोरोना सबसे बाहरी होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फोटोस्फीयर, फिर होता है क्रोमोस्फीयर। जो हमें रंग दिखता है सूरज का, वो क्रोमोस्फीयर के कारण दिखता है, ठीक। और ये जो है काला काला जो धब्बा दिख रहा है, इसे हम सोलर स्पॉट या सन स्पॉट के नाम से कहते हैं, ठीक। सौर कलंक भी हिंदी में बोलते हैं, ठीक। ये कैसे होता है, जब क्या होता है कि मान लो सोलर मास इजेक्शन कि सूरज से जो बड़ी बड़ी ये लावा के रूप में बाहर निकलता है, तो ये जब इस बाहर निकलता है तो सूरज का इतना गुरुत्वाकर्षण है कि फिर इसे वापस बुला लेता है। तो जैसे इतना बाहर निकला, उसके बाद क्या हुआ कि
सूरज इतना बड़ा है कि उसको इसका इतना गुरुत्वाकर्षण है कि इसको आधा वायुमंडल घूम के आया, फिर इसको यहाँ बुला लिया, और फिर बुलाया तो यहाँ जब यहाँ से यहाँ गया तो इसके टेम्परेचर में कमी आई होगी। तो जब ये यहाँ आता है तो जहाँ गिरता है उस जगह का टेम्परेचर क्या करेगा, कम कर देगा, क्योंकि ये ठंडा है और ये गर्म है, तो उस जगह एक काला धब्बा के रूप में दिखने लगता है। और यही काला धब्बा को हम सन स्पॉट या सोलर स्पॉट या और किस नाम से, सौर कलंक के नाम से जानते हैं। तो ये है हमारा सूरज की, जो हमारे सूरज की आयु 4.6 अरब वर्ष पुरानी है। व्यास इसका 1.3 मिलियन किलोमीटर है। तापमान इसके सतह का कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। कोर में कितना है, 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस। द्रव्यमान सौर मंडल का 99.8% है। ठीक, मुख्यतः हीलियम और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। और ये जो है भूमध्य रेखा, रोटेशन इसका 25 दिन का है भूमध्य रेखा पर। ठीक, संरचना की बात करते हैं। इसके अंदर के बाहर में आपको बता दिया, इसका वायुमंडल फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, फिर क्या है कोरोना, और उसके बाद क्या है हमारा आंतरिक भाग में कोर है, रेडियोटिव जोन, संवहन जोन है। ये हमारा आंतरिक भाग है, इसका वायुमंडल है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 28 गुना इसका अधिक गुरुत्वाकर्षण है। ठीक, तो ये रह गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया किसके बारे में, सूरज के बारे में। अब चलते हैं आगे। चलिए अब सौर मंडल की गतिविधियों के बारे में और उनका प्रभाव समझते हैं। जैसे कि हमने बताया कि ये जो क्या है, ये इस क्या निकल रहा है, सोलर फ्लेयर बोलते हैं इसको। ठीक, इसे सोलर मास इजेक्शन भी बोलते हैं। ठीक, तो सोलर फ्लेयर यानी कि इसके फ्लेयर निकल रहे हैं। तो सन स्पॉट इसी से बनता है, ये मैंने आपको बता दिया। सौर हवा, इसे हम सौर हवा भी बोलते हैं, सोलर फ्लेयर या सौर हवा, सोलार विंड भी बोलते हैं। तो देखिए ये प्लाज्मा या आयनित परमाणु होते हैं जो कि सूरज से मुक्त होकर कहाँ आते हैं, पृथ्वी की तरफ या जितने भी ग्रह हैं उनकी तरफ, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में मुक्त होते हैं, ये सूरज से दूर जाते हैं। ठीक, तो इनकी जो गति होती है लगभग 900 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से बाहर निकलते हैं। तापमान 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक, और ध्रुवी ज्योति, ध्रुवी ज्योति क्या होती है, जब देखिए ये पृथ्वी है हमारी और पृथ्वी का ये चुंबक, ये देखिए ये हमारा ध्रुव है और साथ में पृथ्वी का ये 11 डिग्री उस पर क्या है, भारत इसका चुंबकीय, क्योंकि पृथ्वी एक दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है। और इसी दंड चुंबक की तरह व्यवहार क्यों करती है, क्योंकि कोर में क्या है, इसके ठोस क्या है, ठोस कोर है। ठोस कोर की गति की वजह से ये हमारा दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर जनरेट हो जाता है। इस मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होने की वजह से क्या होता है कि जब ये सौर हवाएं आती हैं तो क्या होता है, ध्रुवों की तरफ ऐसे जगह खाली होती है तो ध्रुवों में हल्का हल्का घुस पाती हैं, क्योंकि यहाँ पे चुंबक तो ऐसे ऐसे हमारा बना है इसका क्षेत्र, तो यहाँ पे जगह, तो यहाँ पे जब आती है तो यहाँ अरोरा का निर्माण करती हैं और बड़ा ही हरा हरा दिखाई देता है ध्रुवों पर अरोरा का। ठीक, उसे अरोरा बोरियोलिस और अरोरा स्टोरियोलिस बोलते हैं। ठीक, कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में बता दिया, ये है कोरोना से निकल के। और इसका जो और प्रभाव होता है, ये क्या करता है, ये हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम और जो और भी जैसे हमारे स्टेशंस होते हैं उनको प्रभावित करता है, फसलों को प्रभावित करता है, बहुत सारी तरीके से ये बहुत क्षति पहुंचाता है। ठीक, तो आंतरिक ग्रह और बुध और शुक्र के बारे में अब हम ग्रहों के बारे में पढ़ लेते हैं कि ग्रह की चर्चा कर लेते हैं कि ये ग्रह क्या है। तो जो ग्रह है, बुध की बात करें तो जो हमारा सन है, सन हमारा क्या है, केंद्र में है। केंद्र के में होने से के साथ साथ फिर इसके बाद कौन सा आता है, हमारा बुध आता है। बुध के बाद शुक्र आता है। शुक्र के बाद हमारा कौन सा आता है, पृथ्वी आती है। पृथ्वी के बाद मंगल, फिर हमारा बृहस्पति, शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ठीक, तो ये हमारा इसका सीक्वेंस है, इस तरीके से हमारे हैं। तो सबसे पहले हम बुध की चर्चा करेंगे। बुध सूर्य के सबसे निकट है। ठीक, लगभग कितने दूरी पर है, 0.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है। इसका वातावरण इसमें ना के बराबर है। तो क्या है, क्यों वातावरण ना के बराबर है, क्योंकि वो जो सौर हवाएं आ रही हैं ना, इसके पूरे वातावरण को ही एकदम से उड़ा दे रही हैं, एक तरफ से कहानी इसकी खत्म कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वातावरण ही नहीं है। तो जितने भी ग्रह सूर्य के पास रहेंगे उनमें वातावरण कम होता जाएगा, यानी कि सूर्य से दूर जाओगे तो क्या होगा, वातावरण की मात्रा बढ़ती जाएगी ग्रहों में। जैसे इसमें बिल्कुल नहीं है, शुक्र में थोड़ा सा होगा, पृथ्वी में उससे ज्यादा होगा। ठीक, तो ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक, इसमें ना के बराबर वातावरण है बुध में। ठीक, तो तापमान दिन में लगभग 247 डिग्री सेल्सियस रहता है और रात में -173 डिग्री सेल्सियस। अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है यहाँ पे। ठीक, यह सौर मंडल के सबसे बड़े चंद्रमाओं यानी कि गैनीमेड से छोटा है। जो गैनीमेड किसका है, गैनीमेड हमारा ये बृहस्पति का, बृहस्पति का है, चंद्रमा से भी ये क्या है, छोटा है। ठीक, अब बात करते हैं शुक्र की। इसके बाद क्या आता है, हमारा शुक्र आता है। शुक्र पृथ्वी का जुड़वा वहन, और ये समान आकार होने के कारण इसको जुड़वा वहन बोला जाता है। और साथ में क्या है, और इसमें इसका जो वातावरण है 96% कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड के कारण
बादलों से सबसे चमकीला, यानी कि हाई एल्बिडो होने के कारण ये चमकीला दिखता है। इसे रात की रानी भी बोलते हैं, रात का तारा भी बोलते हैं, भोर का भी तारा बोलते हैं। ठीक, तो ये सब शुक्र के लिए संज्ञाएं प्रयोग किया जाती हैं। तापमान सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म है, क्योंकि यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में होने की वजह से ये सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस के रूप में एक्ट करती है, जिसकी वजह से जो सोलर फ्लेयर्स आती हैं ना उनको ट्रैप कर लेती है और उनको बाहर नहीं निकलने देती है। ग्रीन हाउस गैस का यही काम ही है। तो इसके कारण लगभग इसका 480 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। ठीक, और घूर्णन जो है इसका, यह उल्टी दिशा में यानी कि रेट्रोग्रेड करती है। ठीक, और जो एक दिन से कम और एक साल तक, यानी कि ये सब क्या किस डायरेक्शन में घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में, और ये किस डायरेक्शन में घूमता है, क्लॉकवाइज में। ठीक, इसको अगर हम इसमें समझाएं आपको, ये देखिए जैसे ये है ना, तो अब ये हमारा सूरज हो गया, सूरज हो गया, तो ये हमारा कौन सा है, बुध हो गया। ये हमारा कौन सा हो गया, शुक्र हो गया। यानी कि ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है। ठीक, और ये चंद्रमा है पृथ्वी का, और ये है मंगल, मंगल है हमारा, ये मार्स है, और ये हमारा फोमोस और डिमोस है। ठीक, किसका, इसका। और ये हमारा कौन, गुरु है, गुरु बृहस्पति, बृहस्पति का ये कौन सा है, गैनेमाइड। और ये हमारा कौन सा है, शनि, शनि, शनि है, और इसकी जो रिंग है। और ये कौन सा है हमारा, ये है अरुण, और ये है हमारा वरुण। ठीक, तो ये हमारे ग्रहों का वो है। तो ये जो है हमारा, हम किसके बारे में चर्चा कर रहे थे, इसके बारे में, शुक्र। तो जो ये गति हैं ये इस दिशा में गति कर रहे हैं, ये इस दिशा में, इस दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, ये सब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये नहीं, अरुण वीनस और ये दो लोग इस दिशा में कर रहे हैं। तो ये दो लोग इस दिशा में कर रहे हैं, कौन कौन, ये इस दिशा में, यानी कि कौन से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये क्या, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, तो ये इनके गति का दिशा है। ठीक, और साथ में इसके बाद कौन सा आता है, हमारा मंगल आता है। मंगल में क्या है, इसके फोबोस और डिमोस क्या है, दो उपग्रह हैं। और इसके पहले क्या आता है, पृथ्वी आता है। तो पृथ्वी में क्या है, एक उसका मून है, उसका क्या नाम, मून को चंद्रमा, यानी कि ये नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं इनको। ठीक, प्राकृतिक उपग्रह। तो चंद्रमा है हमारा, और मंगल का फोमोस और डिमोस है। ठीक, फोमोस और डिमोस ध्यान रखिएगा, पूछता है। और इसी पर ओलंपस मोनस नाम का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है पूरे ब्रह्मांड में अभी तक जो ज्ञात है हमें, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है, ओलंपस मोनस। वो किस पर है, मंगल ग्रह पर। किस पर है, मंगल ग्रह पर, ओलंपस मोनस। ठीक, अब इसके बाद जो यहाँ पर आता है, यहाँ पर एक एस्टेरॉइड बेल्ट आता है। एस्टेरॉइड बेल्ट, यहाँ पे छोटे 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 बड़े क्या है, एस्टेरॉइड बेल्ट, यानी कि ऐसे छोटे छोटे पिंड हैं, बहुत सारे। और पिंड कैसे हैं, वो कोई धातु का बना है, कोई बर्फ का बना है, कोई माटी, धूल, कण, ऐसे यहाँ पे पूरा इसी ब्रह्मांड में एक ऐसी बना हुआ है। इसी के किसके बाद आता है, वो मंगल के बाद आता है। और किसके पहले आता है, बृहस्पति के पहले। तो पूछेगा कि किसके बीच में है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। ठीक, तो अब इस तरफ के जो हमारे प्लेनेट है, इनको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। और ये इसमें क्या होती है, धातुओं की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कि ये धातु यानी इसमें ज्यादा होती है। और इनका घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा घनत्व किसका है पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी का। और सबसे कम घनत्व किसका है, सबसे कम घनत्व है हमारे शनि का। इसीलिए बोलते हैं कि क्या नाम है, कौन सा ग्रह, पूछेगा कि कौन सा ग्रह पानी में तैर सकता है, तो कौन सा है वो, शनि। शनि ग्रह पानी में तैर सकता है, क्योंकि उसका 0.6 है, और इसका कितना है, लगभग 1 है, 5.6 है। ठीक, 5.6 है इसका। ठीक, तो ये है हमारा, सबसे ज्यादा घनत्व इसका है, सबसे कम इसका है। ठीक, और ये जो है हमारा ये, और ये, इनको दोनों को हम आइस जाइंट के नाम से जानते हैं, और इनको दोनों को गैस जाइंट के नाम से जानते हैं। आइस जाइंट यानी बर्फ के बड़े बड़े विशाल पिंड, और इनको गैस जाइंट के नाम से जानते हैं। ठीक, और साथ में इनको हमने क्या बताया, इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बताया। इनको क्या बोला, इस तरफ से, यानी कि इसके इधर जाएंगे तो हम इन्हें गैसी, यहाँ पे गैसीय प्लैनेट मिलेंगे, यानी कि इनको हम जोवियन प्लैनेट या गैसीय प्लैनेट भी बोलते हैं। यहाँ पे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और इनमें धातुओं की मात्रा अधिक होती है। और जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे, सबसे बड़ा वायुमंडल किसका है, सबसे बड़ा वायुमंडल इसका है। सबसे बड़ा चुंबकीय क्षेत्र बृहस्पति का है। और साथ में सबसे क्या नाम है, 9 घंटे अपने अक्ष पर ये क्या करता है, घूर्णन करता है। ठीक, पृथ्वी एक दिन में, और यानी कि 24 घंटे में। ठीक, ये है हमारा इसके विषय में चर्चा। तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने क्या, अब हम चंद्रमा के बारे में पढ़ लेते हैं, पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में। पृथ्वी का हमने बताया, पृथ्वी के चंद्रमा, नीला ग्रह एकमात्र ज्ञात स्थान जहां जीवन संभव है। इसका 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या है, घनत्व है। चंद्रमा का निर्माण कब हुआ, जायंट इम्पैक्ट थियरी, इसके बारे में 4.4 अरब
साल पहले एक थिया नाम का पिंड जो है पृथ्वी से टकराता है और इसकी टक्कर का जो मलबा चंद्रमा का निर्माण होता है, यानी कि पृथ्वी का ही भाग क्या है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा का प्रभाव है टाइडल लॉकिंग। टाइडल लॉकिंग एक कॉन्सेप्ट है जो कि इसके चंद्रमा यानी कि चंद्रमा का जो घूर्णन है और परिक्रमण है, पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है और साथ में अपने अक्ष पर घूम भी रहा है, तो जो परिक्रमण और घूर्णन है वो दोनों क्या है, एक ही स्थान पर लॉक है। यानी कि हम चंद्रमा जैसे पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी भी साथ में घूम रही है और चंद्रमा भी साथ में घूम रहा है, ऐसे ऐसे। तो क्या होता है कि हमें ये वाला भाग दिख ही नहीं पाता है चंद्रमा का, इसे ही टाइडल लॉकिंग बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की धुरी स्थिर रखता है और ज्वार भाटा का कारण बनता है। अब चलिए मंगल के बारे में। मंगल के बारे में बताया, इसकी बहुत रंग क्या है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, वातावरण बहुत पतला है, लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड, कोई चुंबकीय क्षेत्र इसका नहीं है, एक दिन बराबर 24 घंटे होते हैं, 37 मिनट एक साल में पृथ्वी का के 2 साल के बराबर होता है, ठीक यहाँ का, ठीक। और साथ में इसका वातावरण बहुत पतला है, आयरन ऑक्साइड की ज्यादा मात्रा है। ओलंपस मोनस नाम का सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो कि 24 किलोमीटर ऊंचा है। पानी, ध्रुवों पर बर्फ और सूखी नदियों के निशान बताते हैं कि यहाँ कभी पानी बहता था, ठीक। चंद्रमा, इसके मून कौन कौन से हैं, फोबोस और डेमोस, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति ग्रहों का राजा इसको बोलते हैं, ठीक। मुख्य जो इसमें तथ्य है, साइज इसका है पृथ्वी से 300 गुना अधिक भारी है, सौरमंडल का अधिकांश बचा हुआ द्रव्यमान इसी में है और रोटेशन जो है सबसे तेज है, हर 10 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है अपना। और जो ग्रेट रेड स्पॉट है इसमें एक बहुत बड़ा, ये जो ग्रेट रेड स्पॉट आपको दिख रहा है, ये ग्रेट रेड स्पॉट, ये एक प्रकार का विशाल का तूफान है जो कि सदियों से यहाँ इस पर चल रहा है, ठीक। उपग्रह इसके लगभग 80 के आसपास इसके उपग्रह हैं। गैलीलियन चंद्रमा इसका है और आईओ, तो इसके जो चंद्रमा है, तो एक गैलीलियन चंद्रमा कैटेगरी है, एक गैनेमाइड का चंद्रमा कैटेगरी है, ठीक। तो आईओ, यूरोपा, गैनेमाइड, कैलिस्टो और ये गैनीमेड में सौरमंडल का सबसे बड़ा ये चंद्रमा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा गैनीमेड, ठीक। और ये क्या है, बुध ग्रह से भी बड़ा है ये जो हमारा गैनीमेड है, ठीक। तो आईओ, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो मिशन, क्या जूनो मिशन को हमने भेजा था इसके संरचना का अध्ययन करने के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। शनि के बारे में बताएं तो इसे हम वलयों का ग्रह कहते हैं। वलय क्या, ये जो हमारा ये वलय है ना, क्षुद्र ग्रहों का, इसके अगल बगल वलय का फॉर्मेशन है एक, तो इसे हम वलय का ग्रह भी कहते हैं, ठीक। वलय यानी कि बर्फ और चट्टानों के अरबों टुकड़ों से बना, पृथ्वी से भी दिखाई देता है इसका ये वलय, ठीक। भौतिक गुण इसका क्या है, 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पानी से भी कम है इसका घनत्व, तो इसीलिए शनि पानी के टब में तैर सकता है, ठीक। हवा लगभग 1800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इस पर तूफान चल रहे हैं, ठीक। अब बात करते हैं इसे टाइटन, सबसे बड़ा चंद्रमा इसका जो है, यानी कि शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है टाइटन, बुध से भी बड़ा है टाइटन, ठीक, याद रखिएगा। सौरमंडल का एकमात्र चंद्रमा है, सौरमंडल का एकमात्र चंद्रमा जिसका अपना घना वायुमंडल है, यानी कि इसके पास जो हमारा ये टाइटन है, इस टाइटन का बहुत ही घना नाइट्रोजन युक्त वायुमंडल है, ठीक। बर्फ के दिग्गज यानी कि क्या बोलते हैं इसको, आइस जाइंट। आइस जाइंट अरुण और वरुण, अरुण और वरुण को हम क्या बोलते हैं, आइस जाइंट। बर्फ के दिग्गज बोलते हैं आइस जाइंट्स, ठीक। इन्हें गैसी दिग्गज की तुलना में बर्फ, पानी, अमोनिया, मीथेन की अधिकता है। और ये जो है हमारा अरुण है हमारा, ये लेटा हुआ गति करता है, यानी कि सब ऐसे सीधा करते हैं, ये लेटा हुआ गति करता है, लुढ़कता हुआ है, इसीलिए रोलिंग प्लैनेट भी बोलते हैं। लेटा हुआ ग्रह धुरी पर 98 डिग्री झुकी हुई है, हमारी 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी है, ये 98 डिग्री पूरा पलट ही गया है ससुरा। सबसे ठंडा ग्रह है -273, सबसे ठंडा ये है। सबसे गर्म कौन है, शुक्र, ठीक। ये है हमारा वरुण, वरुण नेपच्यून, यानी कि सौरमंडल में सबसे तेज हवा 2100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ पे है। मीथेन के कारण गहरा नीला रंग दिखाई देता है। ट्राइटन इसका सबसे बड़ा चंद्रमा है, ट्राइटन, उस टाइटन से कंफ्यूज मत करना, ये ट्राइटन है, ठीक। तो ये था हमारे ग्रहों के बारे में। अब हम पढ़ते हैं संबंधित जो एस्टेरॉइड होते हैं, मेटेरॉइड्स होते हैं, उनके बारे में। तो क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और मलबा जो होते हैं उसके बारे में, ठीक। तो क्षुद्र ग्रह का जो हमने बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट के बारे में पढ़ा, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित लाखों चट्टानों के टुकड़े हमने बताया इसको। सीरस जो होते हैं हमारे, सीरस होते हैं ये, इसे बेल्ट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट एक बौना ग्रह है, ठीक। ये क्या है, इसी बेल्ट का सीरस है सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसी क्षुद्र बेल्ट में सीरस एक प्रकार का क्या है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, बौना ग्रह इसे हम बोलते हैं, यानी कि डॉफ प्लेनेट बोलते हैं, ठीक। धूमकेतु के बारे में पढ़ते हैं जिसे हम कॉमेट्स बोलते हैं। बर्फ, धूल और गैसों के गोले होते हैं ये, सूर्य के पास आने पर ये पूंछ, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, पुच्छल तारा भी बोलते हैं, ठीक। उदाहरण
हैली धूमकेतु, इसका 76 साल में, यानी कि ये एक उदाहरण है, 76 साल में एक बार दिखाई देता है। ठीक, तो 76 साल में ये एक बार दिखाई देगा। 1886 में शायद एक बार दिखाई दिया गया है। ठीक, अब ये दिखाई देगा 64 में। चलिए, ऊड क्लाउड, ऊड क्लाउड के बारे में समझते हैं। सौर मंडल को घेरने वाला बर्फीला पिंड है ये, एक विशाल जो मेखला है, जो कि 5000 से लगभग 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। ठीक, 5000 से 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है ऊड क्लाउड। उल्कापिंड और प्रभाव क्रेटर, उल्कापिंड और उसका प्रभाव, यानी कि उल्कापिंड के बारे में जो शब्दावलियां हैं, उस शब्दावलियां, मेटेरॉइड, अंतरिक्ष में अगर तैर रहा है तो उसको हम मेटेरॉइड बोलते हैं। ठीक, अंतरिक्ष में अभी वो तैर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटेरॉइड, यानी कि अभी अंतरिक्ष में। मेटेओर कब बोलेंगे, टूटता तारा भी उसको बोलते हैं। वायुमंडल से जलता हुआ, यानी कि जब हम कभी लू को देखे नहीं है, जब घर छत पर सोते थे तो ऐसे लूक जाता था तो हम लोग क्या करते थे, कोनो विश मांगते थे, कोनो इच्छा पूरी करने के लिए बोलते थे। तो वही होता है मेटेओर, वो वायुमंडल में प्रवेश करता है और जल जाता है। ठीक, हम लोग क्या कहते थे कि लगता है किसी की आत्मा निकल गई, कोई मर गया। मेटेराइट, पृथ्वी की सतह पर गिरा हुआ टुकड़ा, यानी कि जब वो वायुमंडल में आया, आधा जला और आधा बच गया और पृथ्वी पर आके टकरा गया, तो उसको क्या बोलेंगे, मेटेराइट बोलेंगे। ठीक, प्रमुख प्रभाव इसके क्या है, मेजर इम्पैक्ट्स। ये जो हमारा मैक्सिको में हुआ था चिंग्सबर्ग हो, ये 65 मिलियन साल पहले हुआ था। इससे डायनासोर से विलुप्त हुआ था। ठीक, इसी वजह से, इस वजह से जो है हमारा मैक्सिको में ये इम्पैक्ट हुआ था, इसकी वजह से। लोनार झील जो है हमारा, ये क्या है, महाराष्ट्र में, इसी का उदाहरण है। किसका, ये उल्कापिंडों के प्रभाव की वजह से। महाराष्ट्र भारत बेसाल्ट चट्टान से बना है एकमात्र क्रेटर, जो कि 1.8 किलोमीटर। डाला क्रेटर जो कि मध्य प्रदेश में है, और रामगढ़ क्रेटर जो कि राजस्थान, ये किससे निर्मित है क्रेटर, ये सब उल्कापिंडों के इम्पैक्ट से है। ठीक, सौर मंडल का किनारा, प्लूटो और ये क्यूपियर बेल्ट, क्यूपियर बेल्ट के बारे में पढ़ते हैं भैया। ये नेपच्यून के परे 30 से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैले बर्फीली परतें हैं। अब ये हम सौर मंडल से अपने बाहर निकल गए हैं, नेपच्यून के बाद पड़ता है ये। तो ये जो है हमारा, ये है हमारा क्या है, ये जो हमारा बेल्ट है, ये क्या है हमारा, क्यूपियर बेल्ट। क्यूपियर बेल्ट हमारा नेपच्यून के बाहर है, बर्फीले मलबे हैं ये। अब ये मलबा ने रोकता भी है कि क्या करते हैं कि जो इधर से मान लो ब्रह्मांड से कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो ये इनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है वहाँ से। ठीक, अब अगले बारे में पढ़ते हैं, प्लेटो और बौने ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट्स के बारे में। ड्वार्फ प्लैनेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, 2006 में एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसकी एक नई परिभाषा दी। तो उसने परिभाषा में एक ग्रह को अपनी कक्षा का मलबा साफ करना चाहिए, तभी वो उसको हम क्या करते हैं, उसको ग्रह की कैटेगरी में रखते हैं। तो प्लूटो को इसी आधार पर बाहर कर दिया गया था, क्योंकि वो क्या कर रहा था, अपने रास्ते में आने वाले मलबों को साफ नहीं कर पा रहा था। उसकी कक्षा तो दीर्घवृत्ताकार थी, लेकिन वो मलबे साफ नहीं कर पाने की वजह से उसको ग्रहों की कैटेगरी से हटा दिया। प्लूटो यह शर्त पूरी नहीं करता था, इसलिए इसे एरिस और सेरस बौने ग्रहों की कहा जाता है। ठीक, उसी की कैटेगरी में रख दिया गया, सीरस और एरिस के। अन्वेषण जो है, न्यू होराइजन मिशन, इसे प्लूटो की विस्तृत तस्वीर लेने के लिए भेजा गया था। न्यू होराइजन याद रखिएगा, प्लूटो के लिए 2015 में भेजा गया मिशन था। ठीक, अब ये अंतिम सीमाएं और उसके परे क्या है, उसके बारे में। हेलियोस्फीयर, हेलियोस्फीयर क्या है, सौर हवा द्वारा बनाया गया एक बुलबुला है, जो हमें इंटरस्टेलर यानी कि जो हमारा सौरमंडल है उसके पार का जो स्पेस है, उसको इंटरस्टेलर स्पेस बोलते हैं, उसके माध्यम से बचाता है। यानी कि ये जो हेलियोस्फीयर है, इंटरस्टेलर स्पेस में जो घटनाएं हो रही हैं, मान लीजिए कोई उल्कापिंड आ रहा है, उन सब चीज़ों से हमारी रक्षा करता है। ठीक, हेलियोपोज क्या है, वह सीमा जहाँ सौर हवा रुक जाती है। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा हेलियोस्फीयर है, और ये है हमारा क्या है, हेलियोस्फीयर। ये पूरा हमारा ये जो देख रहे हैं आप, ये हेलियोस्फीयर है। ठीक, और ये है इसकी जो सीमा है, इस सीमा को हम हेलियोपोज बोलते हैं, और यहाँ पर क्या रुक जाती हैं, सौर हवाएं यहीं पर रुक जाती हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं मानव अन्वेषण। मानव अन्वेषण से जो क्या है, जो कि हमने इसके अध्ययन के लिए भेजा गया है। ठीक, तो जो वॉयेजर 1 और 2 है, ये हेलियोपोज के पार कर चुके हैं, यानी कि ये जो हेलियोपोज है ना, इससे बाहर निकल चुके हैं हमारे ये वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2, यानी कि ये हमारे इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुके हैं। तो यानी कि यही दो ऐसे मिशन हैं जो कि अभी हमारे सौरमंडल को छोड़ के बाहर निकल गए हैं। तो वॉयेजर 1 अब पृथ्वी से सबसे दूर है, यानी कि अब पृथ्वी से सबसे दूर है, लगभग 155 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के दूरी पर है। ठीक,
तो हमारा निकटतम पड़ोसी प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, यानी कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम तारा है जो कि 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ठीक, प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक, तो ये हमने क्या किया, अभी हमने इसके विषय में पूरी चीजें सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में सारी चीजें चर्चा कर ली। ठीक, अब इस सौर मंडल की उत्पत्ति की चर्चा करने के बाद अब हम आपको रैपिड रिवीजन कराएंगे जो हमने अभी पीछे करा है 10 मिनट के अंदर। ठीक, तो चलिए सौर मंडल के रैपिड रिवीजन के बारे में हम अब पढ़ लेते हैं। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम में हम उसके फॉर्मेशन के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, तो फॉर्मेशन में हमने क्या पढ़ा, नेबुला सिद्धांत पढ़ा। नेबुला सिद्धांत में बताया नियो लैप्लाशियन मॉडल, जाइंट इंटरस्टेलर क्लाउड और 5.6 बिलियन ईयर एगो एक जाइंट इंटरस्टेलर ये क्लाउड था। और ये क्या था, इंटरस्टेलर क्लाउड बहुत डेंस और डस्ट पार्टिकल का था, जिससे क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, प्रोसेस क्या हुआ, ग्रेविटेशनल कोलैप्स हुआ, यानी कोलैप्स हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ। न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि संलयन की प्रक्रिया चालू हुई और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में तापमान उत्पन्न हुआ और एसेलरेशन यानी कि उसमें क्या हुई, गति उत्पन्न हो गई और गति उत्पन्न होने की वजह से डिस्क बने और डिस्क बनने की वजह से क्या हुआ, हमारे प्लैनेट्स का निर्माण हुआ और साथ में फ्यूजन की वजह से हमारा क्या हुआ, सूर्य का निर्माण हुआ। ठीक, अब बात करते हैं सन के बारे में। तो जो हमारा सन है, सन के बारे में हमने क्या पढ़ा, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, कोर के बारे में, रेडिएटिव जोन के बारे में और कन्वेक्टिव जोन के बारे में। यहाँ हमारा क्या होता है, रेडियो एक्टिव यानी कि संलयन की प्रक्रिया यहाँ पे होती है रेडिएटिव जोन में और कन्वेक्शन के माध्यम से कन्वेक्टिव जोन में आती है। ये जानते हैं, ये पूरा हमारा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। और जो सूरज का एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वो चालू होता है फोटोस्फीयर से, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। कोरोना सबसे बाहरी परत है जो कि हमारा पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में दिखाई देता है। ठीक, कोरोना ऐसे ये सूर्य हो गया और इसके बाहर ऐसे 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 दिखाई है, ये कोर है। और कोर के बाहर क्या है, हमारा रेडिएटिव जोन है। रेडिएटिव जोन के बाद ये कोर रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, यहाँ से उसका वायुमंडल चालू होता है, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना। ठीक, अब बात करते हैं उसके सोलार फिनोमिना यानी कि जो सूरज से संबंधित फिनोमिना है उनके बारे में। तो जो सन स्पॉट है, हमने बताया कि जो सौर कलंक है वो सूर्य पर बनने वाले काले धब्बे हैं जो कि सोलर के सौर मास इजेक्शन यानी कि जो उस मैग्मा निकल के बाहर आता है सूरज से, सोलर, और फिर वो ठंडा होकर वापस सूरज की सतह पर चिपक जाता है। तो वो जो रास्ते में टेम्परेचर कम हुआ तो उस टेम्परेचर के कम होने की वजह से वहाँ काला काला दिखाई देता है चिपकने के बाद। तो ठीक, सोलर विंड के बारे में बताया, वही सोलर फ्लेयर्स के बारे में बताया जो उससे निकलते हैं और ये प्रोमिनेंस है। ठीक, वही एक तरीके का वो भी सोलर मास इजेक्शन है। ठीक, अब हम बात करते हैं प्लेनेटरी ग्रुप्स के बारे में। प्लेनेटरी ग्रुप्स में हमने ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के बारे में पढ़ा। जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहाँ से, जहाँ से हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट चालू होता है। कौन कौन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में आ गए, हमारे मरकरी आ गया, सबसे निकट है सूर्य के, वीनस आ गया, फिर उसके बाद पृथ्वी, फिर मार्ग, वीनस के बारे, फिर हमने मरकरी के बारे में पढ़ा। बुध के बारे में, बुध के बारे में हमने क्या पढ़ा कि इसका कोई वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं होने के साथ साथ क्या है, ये इसमें ये वीनस उससे भी कम गर्म है, यानी कि सबसे ज्यादा गर्म कौन है, वीनस। सबसे पहले कौन आता है, सूरज। पहले यहाँ पे सन हो गया और सन के बाद फिर ये हमारा मरकरी आता है, मरकरी के बाद वीनस आता है। वीनस का जो वातावरण है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बने होने के कारण क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस के रूप में वो होता है। और ग्रीन हाउस गैस के रूप में ये जब परफॉर्म करता है तो सूर्य से आने वाले जो हमारे तापमान है या जो फ्लेयर है उनको क्या करता है, ट्रैप कर लेता है और ये सबसे ज़्यादा पूरे हमारे सोलर सिस्टम का गर्म प्लैनेट बन जाता है। ठीक, और उसके बाद हमारी पृथ्वी आती है। इसको हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी को, पृथ्वी पर एक जीवन संभव है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण यहाँ पे जल संभव है। वीनस को हम पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं, रात का तारा, भोर का तारा इत्यादि संज्ञाओं से भी बोलते हैं। मंगल की बात करें तो मंगल जो है हमारा पृथ्वी के बाद आता है। ये यहाँ पे ओलंपस मोनस नाम का एक सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। साथ में इसमें के दो हमने फोमोस और डिमोस, इसके 2 उपग्रहों के बारे में हमने चर्चा किया था। ठीक, और साथ में ये भी बताया था कि ये जो है प्लैनेट, इनमें धातु की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। और इनका जो है मरकरी में कोई वायुमंडल नहीं होता है, यानी कि मरकरी पर कोई वायुमंडल नहीं होता है। वीनस में कार्बन डाइऑक्साइड का है, मंगल पे भी कार्बन डाइऑक्साइड का है, पृथ्वी पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कॉम्पोजिशन मिलते हैं आपको। ठीक, और उसके बाद अगर हम बात करें आउटर प्लैनेट, जिसे हम जोवियन प्लैनेट करते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एस्टेरॉयड बेल्ट है। एस्टेरॉयड बेल्ट वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो कि धूल कण से मिलकर बना है, बर्फ के कण से मिलकर बना है इतना बड़ा। और उसके बाद फिर जुपिटर आता है जो कि ब्रह्मांड का ये सौरमंडल का इसको राजा कहा जाता है। ठीक, जुपिटर को, बृहस्पति को, और ये सबसे बड़ा है और अपने अच्छे पर 9 घंटे में ये अपना चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक, ब्रह्मांड, और इसका सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र भी है। ठीक,
यहाँ पर एक हमने जो कि बहुत लंबे समय से तूफान चल रहा है, उसके कारण इस पर एक रेड स्पॉट बन रहा है, तो उसको हमने रेड स्पॉट पूछता है रेड स्पॉट किस ग्रह पर बना है, तो जुपिटर ग्रह पे। उसके बाद क्या आता है, शनि आता है, इसे छल्ले वाला ग्रह कहा। इसका जो हमने गैनेमाइड और गैलियो इफोरा आइयो, इसके हमने क्या पढ़े, हमने मून पढ़े यानी कि उपग्रह पढ़े। और ये हमारा शनि है, इसका शनि के बारे में हमने पढ़ा, इसका टाइटन एक उपग्रह है, ठीक। इसके छल्ले वाला ग्रह बोलते हैं इसको, ठीक। यहाँ पर 1800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या चल रहा है, तूफान चल रहा है। यूरेनस के बारे में पढ़ा, ये जो है इसकी गति क्या है हमारी, इसकी हमारी क्लॉकवाइज गति है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और साथ में ये भी हमारा यूरेनस यानी कि यू और वी, यू वी हमारे किस में जाते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति करते हैं, और ये सब किस डायरेक्शन में गति करते हैं, और हमारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति करते हैं, ठीक। और साथ में नेपच्यून के बारे में बताया, इसका जो हमने उपग्रह बताया ये ट्राइटन है इसका, ट्राइटन इसका क्या है, उपग्रह है। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, आइस जाइंट के नाम से जानते हैं, इन दोनों को हम गैस जाइंट के नाम से जानते हैं। ये दोनों हमारे कौन से हैं, आइस जाइंट हैं। इनको हम किस नाम से जानते हैं, आइस जाइंट के नाम से जानते हैं। इनको हम किस नाम से जानते हैं, गैस जाइंट के नाम से जानते हैं। और चारों को क्या बोलते हैं, चारों को हम जोवियन प्लैनेट बोलते हैं, यानी कि एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद जोवियन प्लैनेट, एस्टेरॉयड बेल्ट के ऊपर क्या है हमारे, एस्टेरॉयड बेल्ट के ऊपर हमारे कौन से हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, ठीक। तो ये हमने ग्रहों के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम अदर ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अदर ऑब्जेक्ट्स में हमने क्या क्या देखा, अदर डॉग प्लैनेट के बारे में देखा। प्लूटो के बारे में बताया कि जो 2006 में एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको अपने ग्रह की कैटेगरी से क्यों बाहर रखा, क्योंकि ये अपने रास्ते के मलबे को नहीं हटा पा रहा था, लेकिन दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगा रहा था। सीरस भी एक क्या है, डॉर्फ प्लैनेट यानी कि बौना ग्रह है। जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, ये पृथ्वी हो गया, प्लैनेट हो गया, ये बड़े हैं और छोटी साइज में है, तो इसलिए इसको बौना ग्रह। कौन कौन से, प्लूटो, सीरस और इरिस, तो ये हमारे बौने ग्रह की कैटेगरी में आते हैं। और दूसरा हम स्मॉल डेब्रीज के बारे में पढ़ा, स्टेरॉइड बेल्ट के बारे में बता ही दिया, क्यूपियर बेल्ट के बारे में बता दिया, ऊट क्लाउड के बारे में आपको बताया है, जो कि क्या है, हमारे बर्फ के कण बने हैं। कॉमेट्स के बारे में बताया, मेटेरॉइड्स के बारे में बताया, ठीक। तो ये हमने इसके बारे में भी चर्चा किया है अभी, ठीक। तो ये आप रिवीजन करिए, इस तरीके से आपको रिवीजन कराया जा रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने लेक्चर में पढ़ाया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं एक्सप्लोरेशन मिशंस के बारे में। तो जो हमने एक्सप्लोरेशन मिशंस भेजे हैं, जो हिस्टोरिकल मॉडल्स थे, उसमें देखिए एक हेलियोसेंट्रिक सिस्टम था और एक केपलर नाम। हेलियोसेंट्रिक में क्या था कि पृथ्वी के केंद्र, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी अस्थाई है, सूर्य उसका चक्कर लगा रहा है। हेलियोसेंट्रिक उसे क्या बोलते हैं, उसको जियोसेंट्रिक बोलते हैं। और इसको हेलियोसेंट्रिक में क्या, सूरज केंद्र में है और सारे ग्रह क्या है, चक्कर लगा रहे हैं। केपलर ने अपना 3 गति का नियम दिया। तीनों गति के नियम में क्या बताया उन्होंने, पहला तो क्या बताया कि जो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहे हैं। दूसरा नियम बताया कि जो आवर्तकाल टाइम टेकिंग है, जितना सेक्शन में पास में कोई ग्रह गति करेगा और उतना ही दूर, जिस क्षेत्रफल, मान लीजिए ये हमारा सन है और ये हमारा ग्रह है, तो इस एरिया को कवर करने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम इस एरिया को कवर करने में लगेगा, ठीक। और जो हमारा आवर्तकाल का जो वर्ग है वो किसके समानुपाती है, उसके ये रेडियस के क्या है, घन के समानुपाती है, ठीक। तो ये हमारा केपलर का नियम है। हेलियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक मॉडल के बारे में हमने बता दिया, ठीक। जियोसेंट्रिक मॉडल और हेलियोसेंट्रिक मॉडल के बारे में, ठीक। हेलियोसेंट्रिक में सूरज केंद्र में है, सारे ग्रह का चक्कर लगा रहे हैं। जियोसेंट्रिक में पृथ्वी केंद्र में है और सूरज चक्कर लगा रहा था, ठीक। और जो हमारे एक्सप्लोरेशन मिशंस थे उसके बारे में अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल प्रोब वाइजर 1 और वाइजर 2, पोर्नियर 10 और 11। वाइजर 1, 2 क्या है, हमारे इंटरस्टेलर हो चुके हैं, यानी कि ये हमारे सौरमंडल से बाहर जा चुके हैं। और ये हमारे न्यू हॉराइजन और जूनो जो है हमारा किसके बारे में, बृहस्पति के बारे में क्या है, मंगल के से संबंधित है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो गया हमारा, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, हमारे क्या बाउंड्रीज के बारे में। बाउंड्रीज में हमने क्या पढ़ा, हेलियोस्फीयर के बारे में पढ़ा, यानी कि पृथ्वी के बाहर जो बाउंड्रीज हैं उसमें से हेलियोस्फीयर के बारे में पढ़ा और हेलियोपॉज के बारे में पढ़ा। हेलियोस्फीयर क्या है, एक प्रकार के पृथ्वी के बाहर एक प्रकार का क्या है, सौर मंडल से सौर ज्वालाओं से बचाने के लिए एक प्रकार का स्फीयर बना हुआ है, उसे हम हेलियोस्फीयर कहते हैं। और जहाँ पे सूरज की हानिकारक सूरज के द्वारा जो सौर ज्वाला निकलते हैं, जो रुकते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं, हेलियोपॉज बोलते हैं, ठीक। और ये हमारा क्या है, टर्मिनेशन शॉक। टर्मिनेशन शॉक होता है जहाँ पे क्या नाम है, इस तरीके के सोलर बाउंड्रीज क्रिएट होती हैं, यानी कि इस जगह पे मान लीजिए कुछ क्या हुआ, सोलर फ्लेयर अंदर आ गई, तो उस जगह को हम टर्मिनेशन शॉक बोलते हैं, ठीक। तो ये हमने चर्चा कर लिया, ठीक। तो ये 10 मिनट में रैपिड रिवीजन कराना यही उद्देश्य था कि जो अभी हमने अपने लेक्चर में कवर किया था सोलर सिस्टम के बारे में, उसको आप
आसानी से क्या कर पाएँ, याद कर पाएँ, रिकॉल कर पाएँ और माइंड मैप आपके माइंड में एक क्लियर हो कि किस तरीके से हमारा ये बैच प्रोसीड कर रहा है, किस तरीके से हम टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। आज हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का यूनिट 1 जिसमें यूनिवर्स एंड सोलार सिस्टम समाप्त हो गया। ठीक, कल हम नए यूनिट से प्रारंभ करें।